नमस्कार। अपेक्षा मीना, सहआचार्य संस्कृत, राजकीय कला महाविद्यालय चिमनपुरा। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस ई व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एमए फाइनल संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत काव्य प्रकाश का अध्ययन करेंगे। काव्य प्रकाश के अंतर्गत हमने प्रथम, द्वितीय, तृतीय उल्लास का अध्ययन कर लिया है। चतुर्थ उल्लास हम पढ़ रहे हैं। चतुर्थ उल्लास में इससे पूर्व के वीडियो में मैंने आपको रस के स्वरूप के बारे में बताया था। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ना प्रारंभ करते हैं। देखिए, हमने पढ़ा था कारणान्यत कार्याणि सहकारिणी यानी च रत्यादे स्थायिनो लोके तानि चे नाटक काव्येयो विभावा अनुभावास्तत्कथ्यन्ते व्यभिचारिण व्यक्तः स तैर्विभावादे स्थायी भाव रस स्मृते। अर्थात लोक में रति आदि स्थायी भाव के जो कारण, कार्य और सहकारी होते हैं, वे ही यदि नाटक या काव्य में प्रयुक्त होते हैं तो क्रम से विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के नाम से कहे जाते हैं। उन विभाव आदि से व्यक्त वह रति आदि रूप स्थायी भाव रस कहलाता है। तो इस प्रकार विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव तथा स्थायी भाव से रस की निष्पत्ति मानी गई है। रति आदि की उत्पत्ति के जो कारण हैं वे विभाव कहलाते हैं, कार्य अनुभाव कहलाते हैं और सहकारी व्यभिचारी भाव नाम से कहे जाते हैं। स्थायी भाव किन्हें कहते हैं कि स्थायी भाव जो है रसानुभूति के आंतरिक और मुख्य कारण होते हैं। स्थायी भाव मन के भीतर स्थिर रूप से रहने वाला प्रसुप्त संस्कार है जो अनुकूल आलंबन, उद्दीपन आदि सामग्री को प्राप्त करके अभिव्यक्त हो उठता है, हृदय में एक आनंद का संचार करता है। इस प्रकार इस स्थायी भाव की अभिव्यक्ति ही रसास्वाद जनक या रस्यमान होने से रस शब्द से बोध्य होती है। इसलिए ही व्यक्तः स तैरि विभावादे स्थायी भावो रस स्मृते ऐसा कहा गया है। तो इस प्रकार रस की उत्पत्ति में विभाव, जो कि रसानुभूति के कारण है, वो विभाव है, जो कि दो प्रकार के कहे गए हैं, आलंबन और उद्दीपन विभाव। दूसरा अनुभाव, रसानुभूति का प्रयोजक अंतरंग या अभ्यंतर जो कारण है वह अनुभाव होता है। और व्यभिचारी भाव उद्भूत एवं हुए स्थायी भाव की पुष्टि तथा उपचय में जो उनके सहकारी होते हैं उनको व्यभिचारी भाव कहते हैं। तो इस प्रकार से रस की निष्पत्ति की गई है। आचार्य भरत मुनि ने भी नाट्य शास्त्र के सप्तम अध्याय में व्यभिचारी शब्द की उत्पत्ति की है। रस की निष्पत्ति का सर्वप्रथम उल्लेख भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में ही किया है। वही सारे रस सिद्धांत की आधार भित्ति कहलाती है। भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या में ही उत्तरवर्ती आचार्यों ने अपनी अपनी शक्ति लगाई। उसके परिणाम स्वरूप रस के संदर्भ में उत्पत्तिवाद, अनुमितिवाद, भुक्तिवाद और अभिव्यक्तवाद, इन रस के चार सिद्धांतों का विकास हुआ। विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इस भरत सूत्र में जो निष्पत्ति शब्द आया है उसके भी चार अर्थ होते हैं। आचार्य भट्ट लोलट के मत में निष्पत्ति का अर्थ होता है उत्पत्ति, उनका सिद्धांत उत्पत्तिवाद कहलाया। आचार्य शंकुक के मत में उत्पत्ति का अर्थ होता है अनुमिति, उनका सिद्धांत अनुमितिवाद कहलाया। भट्ट नायक के मत में निष्पत्ति का अर्थ होता है भुक्ति, तो भट्ट नायक का सिद्धांत रस सिद्धांत भुक्तिवाद कहलाया। और आचार्य अभिनव गुप्त के मत में निष्पत्ति का अर्थ होता है अभिव्यक्ति, उनका सिद्धांत अभिव्यक्तिवाद कहलाए। इस प्रकार रस के संदर्भ में
इन 4 सिद्धांतों का विकास हुआ। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। जैसा कि आचार्य भरत ने कहा है, विभावा अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति इति। भरत मुनि ने कहा है कि विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। यह भरत मुनि का रस सूत्र कहलाता है। इस सूत्र की अनेक प्रकार के आचार्यों ने अलग अलग व्याख्या की। इस सूत्र की अनेक प्रकार की व्याख्या उनकी जो टीकाकार हैं उन लोगों ने अनेक आचार्यों ने की, जिनमें से भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक तथा अभिनव गुप्त के नाम मुख्य लिए जाते हैं। इन चारों आचार्यों के द्वारा की जाने वाली व्याख्या अभिनव गुप्त रचित भरतनाट्य शास्त्र की अभिनव भारती नामक टीका में से ली गई है। तो इस प्रकार से भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनव गुप्त इनकी इस प्रकार से व्याख्या की गई है। देखिए, अब आता है सर्वप्रथम भट्टलोलट का उत्पत्तिवाद। भरत सूत्र के व्याख्याकारों में भट्टलोलट उत्पत्तिवाद के जनक हैं। देखिए, विभावेर ललनो उत्थान आदि भी आलम्बनो उद्दीपन कारणै रत्यादिको भावी जनित अनुभावै कटाक्ष भुजाक्षेप प्रवृत्तिभिः कार्यै प्रतीति योग्यः कृतः व्यभिचारिर निर्वेदादिभिः सहकारी भी उपचितो मुख्यया वृत्ता रामाद अनुकार्ये तद्रूपता अनुसंधान नर्तके अपि प्रतीयमानो रस इति भट्टलोलट प्रवर्तते है। सर्वप्रथम भट्टलोलट के उत्पत्तिवाद की व्याख्या की जा रही है। देखिए, विभावेर ललनो उद्धान आदि भी, विभावों अर्थात रस के आलंबन और उद्दीपन। विभावेर ललनो उद्धान आदि भी आलंबनो उद्दीपन कारणै, कि विभावों अर्थात रस के आलंबन तथा उद्दीपन के कारणभूत ललनों, ललना आलंबन विभाव और उद्धान आदि उद्दीपन विभावों से रति आदि को भावो जनित है। रति आदि स्थायी भाव उत्पन्न हुआ। अनुभावई कटाक्ष भुजाक्षेप प्रभृति भी कार्य प्रतीति योग्य कृत है। और रति आदि की उत्पत्ति के कार्यभूत कटाक्ष भुजाक्षेप आदि अनुभावों से प्रतीति के योग्य किया गया। और व्यभिचारी भी निर्वेद आदि भी सहकारी भी उपचितो मुखिया वृत्त्या रामवाद अनुकार्य तद्रूपता अनुसंधानम नर्तके अपि प्रतीयमानो रस इति भट्टलोलट प्रवर्तते है। और सहकारी रूप निर्वेद आदि व्यभिचारी भावों से उपचितो पुष्ट किया गया मुख्य रूप से अनुकार्य रामवत राम आदि में और उनके स्वरूप का अनुकरण करने से तद्रूप अनुसंधान नर्तके अपि उनके रूप का अनुसरण करने से नट में प्रतीयमान अर्थात आरोप्यमान रति आदि स्थायी भाव ही रस इति रस कहलाता है। यह भट्टलोलट का उत्पत्तिवाद है। तो भरत सूत्र के व्याख्याकारों में सर्वप्रथम भट्टलोलट का उत्पत्तिवाद है। उनके मत में विभाव, अनुभाव आदि के संयोग से अनुकार्य राम आदि में रस की उत्पत्ति होती है। उनमें भी विभाव, सीता आदि मुख्य रूप से रस के उत्पादक होते हैं। अनुभाव उस उत्पन्न हुए रस को बोधित करने वाले होते हैं और व्यभिचारी भाव उस उत्पन्न रस के परिपोषक होते हैं। अतः
स्थायी भावों के साथ विभावों का उत्पाद उत्पादक भाव, अनुभावों का गम्य गम्यक भाव और व्यभिचारी भावों का पोष्य पोषक भाव संबंध होता है। इसलिए भरत सूत्र में जो संयोग शब्द आया है उसके भट्टलोलट के मत में 3 अर्थ हैं। विभावों के साथ संयोग, उत्पाद उत्पादक भाव संबंध, अनुभावों के साथ गम्य गम्यक भाव संबंध और व्यभिचारी भावों के साथ पोष्य पोषक भाव रूप संबंध, ये संयोग शब्द के अर्थ होते हैं। तो इस प्रकार से भट्टलोलट का मत दिखाया गया है। इसमें स्थायी भाव के साथ विभावों का संयोग अर्थात उत्पाद उत्पादक भाव संबंध, अनुभावों के साथ गम्य गम्यक भाव संबंध और व्यभिचारी भावों के साथ पोष्य पोषक भाव संबंध संयोग से अभिप्रेत है, ऐसा मानकर ही इस व्याख्या में जनितय, प्रतीति योग्यकृत तथा उपचितय इन पदों का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से यह सिद्धांत भट्टलोलट का उत्पत्तिवाद कहलाता है। राम एवायम अयमेव राम इति न रामो अयम इति उत्तरकालिके बाधे रामो अयम इति रामे स्यात्वा न वा अयम इति राम सदृशो अयम इति च सम्यक मिथ्या संशय सादृश्यम प्रतीतिभ्यो विलक्षणया चित्रतुरंगादि न्यायान रामो अयम इति प्रतिपत्तिया ग्राह्ये नटे। देखिए, राम एवायम अयमेव राम इति, यह राम ही है अथवा यही ही राम है, इस प्रकार की सम्यक प्रतीति। न रामो अयम इति उत्तरकालिके बाधे रामो अयम इति, यह राम नहीं है, इस प्रकार उत्तरकालिक में बाधित होने वाला यह राम है, इस प्रकार की मिथ्या प्रतीति। रामे स्यात्वा न वायम इति, यह राम है या नहीं, इस प्रकार की संशय प्रतीति। और रामे सदृशो अयम इति, यह राम के समान है, इस प्रकार की सादृश्य प्रतीति। इस प्रकार इन सम्यक मिथ्या संशय और सादृश्य प्रतीति तथा सादृश्य प्रतीति से भिन्न इस प्रकार की चित्ततुरग न्याय से होने वाली 5वें प्रकार की प्रतीति से ग्राह्य नट में से इयम मम अंगेषु सुधार चट्टा सुपुर कपूर सलाकिका दृशो मनोरथ श्री मनस शरीरिणी प्राणेश्वरी लोचन गोचरम गता, कि मेरे अंगों में मम अंगेषु स इयम मम अंगेषु, की मेरे अंगों में सुधा रस छटार, सुधा रस के समान आँखों के लिए सुपुर कर्पूर सलालिका दृशो, और आँखों के समान कर्पूर की सलाका के समान शीतलदायक, और मनोरथ है श्री मनस, और मन के लिए शरीर धारिणी मनोरथ श्री के समान यह प्राणेश्वरी मुझे अब दिखलाई दे रही है। इस प्रकार ये उदाहरण बताया जा रहा है। तो रस के जो रस की व्याख्या करने वाले जो सिद्धांत हैं उनमें भट्टलोलट का उत्पत्तिवाद, शंकुक का अनुमितिवाद, भट्टनायक का भुक्तिवाद और अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद, ये 4 सिद्धांत हैं। तो हमने भट्टलोलट का उत्पत्तिवाद को पढ़ लिया है। अगला देखिए, न ताटस्थ्येन आत्मगत्वेन रस प्रतीयते नोत्पद्यते नाभिव्यंजते अपितु काव्ये नाट्ये चाभिधातो द्वित्वेन विभावादि साधारणीकरणा आत्मना भावकत्व व्यापारेण भाव्यमान स्थायी सत्वोद्रेक प्रकाश आनंदमय स विद्विश्रांति सत्त्वेन भोगेन भुज्यते इति भट्टनायक है। अब भट्टलोलट के उत्पत्तिवाद के बाद अब भट्टनायक के भुक्तिवाद की व्याख्या यहाँ पर की जा रही है। भट्टनायक के अनुसार
इस भावत्व व्यापार से काव्यार्थ का साधारणीकरण हो जाता है, तब शब्द का भोजकत्व नामक तीसरा व्यापार सामाजिक को रस का साक्षात्कारात्मक भोग करवाता है। तो इस प्रकार यह भट्टनायक का भुक्तिवाद भोजकत्व सिद्धांत है, जो कि भुक्तिवाद कहलाता है। भट्टनायक ने शब्द में अभिधा लक्षण आदि के अतिरिक्त भावत्व तथा भोजकत्व रूप दो नवीन व्यापारों की कल्पना कर सामाजिक की रसानुभूति का उत्पादन करने का प्रयत्न किए हैं। देखिए भट्टनायक का भुक्तिवाद देखिए इस प्रकार से बताया गया है। न ताटस्थेन आत्मगत्वेन रस प्रतीयते नो उत्पद्यते नाभिव्यंजते अपितु काव्ये नाट्ये च अभिधातो तित्वेन विभाव। देखिए न ताटस्थेन, न तटस्थ रूप से अर्थात नटगत या अनुकार्यगत रूप से रस की प्रतीति अर्थात अनुमति होती है। न ताटस्थेन आत्मगत्वेन रस प्रतीति न उत्पद्यते, न तटस्थ रूप से रस की उत्पत्ति होती है अर्थात अनुमति होती है और न ही उत्पत्ति होती है, क्योंकि तटस्थगत रस की उत्पत्ति या अनुमति मानने से सामाजिक को रस का आस्वादन नहीं हो सकता। नाभिव्यजते अपितु काव्ये नाट्ये च अभिधातो दित्तेन, न सामाजिकगत रूप से आत्मगत्वेन रस की अभिव्यक्ति होती है, क्योंकि अभिव्यक्ति सदा पूर्व से विद्यमान अर्थ की होती है। रस केवल अनुभूति स्वरूप ही है, अनुभूति से भिन्न काल में उसकी स्थिति नहीं है। इस प्रकार नो उत्पद्यते से भट्टलोलट के मत का, न प्रतीयते से श्री शंकुक के मत का और न अभिव्यंजते से पद से आगे दिखाए जाने वाले अभिनव गुप्त के मत का सबका ही निराकरण कर दिया है। फिर आगे क्या कह रहे हैं? अपितु काव्य नाट्य च अभिधातो द्वित्वेन, अपितु काव्य में नाटक में अभिधा से भिन्न, द्वित्वेन अभिधा से भिन्न विभाव आदि के साधारणीकरण स्वरूप भावकत्व नामक व्यापारेण व्यापार से साधारणीकृत स्थायी भाव सत्व उद्रेक से प्रकाश और आनंद में अनुभूति की स्थिति के सदृश भोग से आस्वादित किया जाता है। इति भट्टनायक है, यह भट्टनायक का मत है। क्या कह रहे हैं? न तटस्थ रूप से रस की प्रतीति होती है और न ही उत्पत्ति होती है। न तटस्थ रूप से रस की प्रतीति होती है और न ही उत्पत्ति होती है। न अभिव्यंजते और न ही अभिव्यक्त, न ही सामाजिकगत रूप से आत्मगत्वेन रस की अभिव्यक्ति होती है। इस प्रकार रस केवल अनुभूति स्वरूप ही है। इस प्रकार यहाँ पर न उत्पद्यते, न प्रतीयते और न अभिव्यंजते, इसके माध्यम से भट्टलोलट के, श्री शंकुक के और अभिनव गुप्त के इन तीनों के मत का निराकरण कर दिया जाता है और बताया जा रखा है कि भट्टनायक के मत में सामाजिकों को रसास्वादन कैसे होता है, इसके बारे में बताते हुए कह रहे थे कि काव्य नाट्य च अभिधातो द्वित्वेन, कि काव्य में और नाटक में अभिधा शब्द शक्ति से भिन्न विभाव आदि के साधारणीकरण स्वरूप भावकत्व नामक व्यापार से साधारणीकृत सत्व उद्रेक से प्रकाश और आनंद में अनुभूति की स्थिति के सदृश भोग से आस्वादित किया जाता है। यह भट्टनायक का मत है। इस मत में, इस सूत्र में निष्पत्ति शब्द का अर्थ यहाँ पर भुक्ति है और संयोग का अर्थ यहाँ पर भोज्य भोजकत्व भाव संबंध है। तो इस प्रकार भट्टनायक के इस भुक्तिवाद को व्याख्याकारों ने सांख्य मत का अनुयायी सिद्धांत बताया है। इस सिद्धांत को सांख्य सिद्धांत का अनुगामी कहा इस रूप में कह सकते हैं, जैसे सांख्य में सुख दुख आदि वस्तुत्व
अंतःकरण के धर्म है, आत्मा के धर्म नहीं है, परंतु पुरुष का अंतःकरण के साथ संबंध होने से पुरुष में उनकी औपाधिक प्रतीति होती है। उसी प्रकार सामाजिक में रहने वाले रस का भोग उसको होता है। इस सादृश्य के आधार पर ही इस सिद्धांत को सांख्य सिद्धांत का अनुगामी बताया गया है। तो जो भट्ट नायक का जो भुक्तिवाद है, भट्ट नायक ने कहा है कि सामाजिक को होने वाली साक्षात्कारात्मक रसानुभूति के उत्पादन के लिए नए मार्ग का उन्होंने अवलंबन लिया। उसे ही साहित्य शास्त्र में भुक्तिवाद कहा गया। उनका यहाँ पर आशय है कि रस की निष्पत्ति न अनुकार्य राम आदि में होती है और न ही अनुकृता नट आदि में। अनुकार्य और अनुकृता दोनों तटस्थ उदासीन हैं, उनको रसानुभूति नहीं होती, अपितु रसानुभूति किनको होती है? सामाजिकों को होती है। उसका उपादान अन्य किसी व्याख्याकार ने नहीं किया है। तटस्थ भट्ट लोलट ने मुख्य रूप से तटस्थ राम आदि में, गौण रूप से तटस्थ नट में रस की उत्पत्ति मानी है, पर इसमें सामाजिक का स्थान कहीं पर नहीं आया है। और शंकुक ने तटस्थ नट में रस की अनुमति मानी है। और यहाँ पर इनके दोनों ही मतों का निराकरण किया गया है। तो इस प्रकार से भट्ट नायक का रस सिद्धांत भुक्तिवाद कहलाता है। भट्ट नायक ने अपने भुक्तिवाद की स्थापना करने के लिए सब में स्वीकृत अभिधा और लक्षणा के अतिरिक्त एक और किसकी कल्पना की? भावकत्व तथा भोजकत्व रूप दो नए व्यापारों की उन्होंने कल्पना की। उनके अनुसार अभिधा या लक्षणा से काव्य का जो अर्थ उपस्थित होता है उसको शब्द का भावकत्व व्यापार परिष्कृत कर सामाजिक के उपभोग के योग्य बना देता है। काव्य से जो अर्थ अभिधा द्वारा उपस्थित होता है वह एक विशेष नायक और विशेष नायिका की प्रेम कथा आदि के रूप में व्यक्ति विशेष से संबंध होता है। इस रूप में सामाजिकों के लिए उसका कोई उपयोग नहीं होता है, अपितु शब्द का भावकत्व व्यापार इस कथा में परिष्कार कर उसमें से व्यक्ति विशेष के संबंध को हटाकर उसका साधारणीकरण कर देता है। उस साधारणीकरण के बाद सामाजिक का उस कथा के साथ संबंध स्थापित हो जाता है। इस प्रकार असली नायक नायिका आदि की स्थिति उस कथा में थी। साधारणीकरण व्यापार के द्वारा सामाजिक को लगभग वह स्थान मिल जाता है। यह शब्द के भावकत्व नामक दूसरे व्यापार का प्रभाव होता है। तो इस प्रकार भट्ट नायक के अनुसार भावकत्व व्यापार से काव्यार्थ का साधारणीकरण हो जाता है। तब शब्द का भोजकत्व नामक तीसरा व्यापार सामाजिकों को रस का साक्षात्कारात्मक भोग कराता है और यही उनका सिद्धांत भुक्तिवाद कहलाता है। तो बच्चों आज इतना ही। अगले वीडियो में पुनः आपसे भेंट होगी। धन्यवाद।